हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो रघुवीर साय का जो पाठ है कैमरे में बंद अपाहिज, इसको करने से पहले आप लोगों को इस पाठ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि कैमरे में बंद अपाहिज किस प्रकार की रचना है और जो लेखक रघुवीर साय उनका उद्देश्य क्या है इस प्रकार की रचनाओं को बताने के बारे में। यद्यपि इससे पूर्व अपन ने जो है कुंवर नारायण की जो रचना करी थी आप लोगों को ज्ञात होगा, बहुत सुंदर रचनाएं हमने पढ़ी थी। एक तो जो है बात सीधी थी और दूसरी जो रचना हम लोगों ने पढ़ी थी वो भी बहुत अच्छी रचना थी, कविता के बहाने। कितनी सुंदर रचनाएं थी। कविता के बहाने के अंदर तो आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया था कि भाई किस प्रकार यांत्रिकता के दौर में जो धीरे धीरे जो है कवि और कविताओं का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और दूसरा जो अपने रचना पढ़ी थी उसके अंदर कवि ने बताने का प्रयास किया था कि कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो उससे पूर्व हमें अच्छी तरह से सोच परख लेना चाहिए कि इस कार्य में हमें सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। अब जो अपन ये रचना पढ़ेंगे रघुवीर साय की कैमरे में बंद अपाहिज, जैसा कि इसके नाम है वैसे ही आपको क्लियरली जो ध्यान पड़ जाता है कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज का मतलब हैंडीकैप होता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, उसको जो है अपाहिज या हैंडीकैप बोलते हैं या विकलांग भी बोलते हैं। ये कविता है आपके सामने, ये कैमरे में बंद अपाहिज, इस कविता को अपन पढ़ेंगे। तो अपन ये कविता शुरू करते हैं उससे पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में और कवि रघुवीर साय किस प्रकार से जो है उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम होता है, जो चाहे भले वो हाथों से हो, चाहे पैरों से हो, चाहे आंख से हो या अन्य प्रकार की कोई विकलांगता हो, हैंडीकैपनेस हो, लेकिन उसे समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है, लोग उसको अलग जो दृष्टि से देखते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि यहां पर ये जो रचना आप पढ़ोगे ना एज ए स्टोरी है, मतलब एक कहानी टाइप बताने का प्रयास करेंगे रघुवीर साय कि आज जिस प्रकार से मीडिया जो अपने पैसे कमाने के लिए और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किस प्रकार के इंसानियत को बेच के खाते हैं और किस प्रकार धीरे धीरे मानवता नाम की चीज जो है खत्म होती जा रही है। देखिए नाम से पता चलता है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे का प्रयोग जो न्यूज चैनल वाले लोग भी करते हैं, सीरियल बनाने वाले लोग भी करते हैं, फिल्म बनाने वाले लोग भी करते हैं। लेकिन आप लोग देखोगे कि कैमरे में बंद अपाहिज का मतलब कैमरे के अंदर थोड़ी डाला है उसको। कैमरे में बंद का मतलब उसको कैमरे के सामने पेश किया गया है, कैमरे में जो है रील के अंदर उसको लाया गया है। तो ये बताना क्या चाहते हैं देखिए आप कि जितना हो सके इस प्रकार के लोग सहानुभूति के पात्र होते हैं, करुणा के पात्र होते हैं, इनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुंदर व्यवहार करना चाहिए। इनको ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि ये लोग विकलांग है और इनको भी ये लगना चाहिए कि जिस तरह आम आदमी जीवन जीता है, एक सामान्य इंसान की जिंदगी होती है, वैसी हमारी। और यद्यपि आज तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से हैंडीकैप जो लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उन्होंने कई बड़ी बड़ी जो है कारनामे किए हैं, कई माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, कई अच्छे अच्छे जो अभियान है उसके अंदर इन्होंने सफलता प्राप्त की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात देखने को मिलती है कि ज्यादातर लोग जो है इनके साथ भिन्नता का व्यवहार करते हैं। थोड़ा जिस प्रकार जो दलितों के साथ अछूत का व्यवहार किया जाता है उस तरह थोड़ा इनको नेग्लेक्ट किया जाता है, इनके साथ हीन भावना रखी जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है आप देखिए, जिस व्यक्ति की अपाहिज की अपन बात कर रहे हैं वो व्यक्ति एक्चुअल में आंखों से अपाहिज है। कवि रघुवीर साय ने जो न्यूज चैनल का जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति आंखों से अंधा था, दोनों आंखों से। देखिए एक आंख से यदि प्रॉब्लम होती है तो उसका नाम जो अलग रखा जाता है,
लेकिन जिस व्यक्ति की अपन बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को रघुवीर साहब हमारे सामने पेश करेंगे, जिसके माध्यम से ये कविता बताने का प्रयास करेंगे, वो व्यक्ति एक्चुअल में अंधा है। देखो, अंधापन दो प्रकार का होता है। एक तो अंधापन होता है आपके जो जन्म से ही, जैसे कि एक कवि थे सूरदास, उसके बारे में कहा जाता कि वो जन्मांध थे। लेकिन एक अंधे वो व्यक्ति होते हैं जो बाद में किसी घटनाक्रम से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से अपनी आंखें जो है, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। यहां जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है कैमरे के सामने, वो व्यक्ति आंखों से अंधा है। अब जो कैमरे वालों ने बुलाया ना कार्यक्रम के लिए, अब आप देखिए बड़ी रोचक बात है कि उस कार्यक्रम का नाम क्या रखा, जो प्रोग्राम चला रहे थे ना मीडिया वाले, उसका नाम रखा सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब आप देखिए इन लोगों ने जो कार्यक्रम चलाया, मीडिया वालों ने, जो न्यूज चैनल के मालिक ने, वो क्या कह रहा है कि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं ना, वो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है, यानी कि हम जो है इन विकलांग लोगों के भले के लिए ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं। अब उस अंधे व्यक्ति को बुलाया जाता है तो सबसे पहले उसको कैमरे के सामने बैठाया जाता है। उसके बाद उसको ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि उस व्यक्ति की जो पीड़ा है वो कम होने की बजाय बढ़ जाती है। मतलब उसके दर्द को कुरेदा जाएगा, उसके दर्द को मतलब जो है ना, उसके ऊपर जो है ठंडा जल नहीं बल्कि नमक डाला जाएगा, या यूं कहे आग में घी डालने का प्रयास करेंगे। जैसे मुहावरा आपने सुना है, आग में घी डालने का प्रयास, या जले पे नमक छिड़कना, मुहावरा आपने पढ़ा होगा, जले पे नमक छिड़कने का। क्योंकि उनको अपने कार्यक्रम से मतलब है, इनको अपनी जो है कार्यक्रम को सफल होने से मतलब है। अब वो विकलांग व्यक्ति कितना दुखी होगा, उसको कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो कैमरे के सामने उस विकलांग व्यक्ति को बैठा दिया जाता है जो आंखों से अंधा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आप देखना, प्रश्न ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे कि मानवता शर्मसार हो जाएगी, और उनको ऐसा बिल्कुल ही जो है मतलब नहीं है कि सामने बैठा हुआ इंसान को भी पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है, दुख हो सकता है, बुरा लग सकता है। नहीं, उनको केवल अपनी टीआरपी बढ़ानी है, केवल अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है। नाम भले ही उन्होंने कुछ भी रखा हो, लेकिन उनका उद्देश्य केवल और केवल अपना निजी स्वार्थ था, हित था। इससे आप अंदाजा लगा लेना कि न्यूज चैनल किस प्रकार से जो है एक वक्त हुआ करता था जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था। कितनी सुंदर बात है और कितनी अहम बात है। देखो, हमारा देश जब से आजाद हुआ ना, तो इस आजादी के 3 स्तंभ तो ये थे। क्या क्या थे? कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, और तीसरा न्यायपालिका, और चौथा जो था ना, जिसको मीडिया बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ये टीवी है, रेडियो है, या फिर बोल सकते हैं अखबार है, इसको चौथा स्तंभ माना जाता। मतलब ये लोकतंत्र नामक जो मकान है ना, हॉल है ना, वो 4 खंभों पे खड़ा है। तो मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता। कैसे? कि जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों से आशा खत्म हो जाए तो लोगों की आशा बनी रहती थी कि भाई यहां न्याय मिलेगा, मीडिया में न्याय मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे दृष्टिकोण बदलता जा रहा है, और ये दृष्टिकोण इसलिए लोगों को बदल रहा है, विश्वास कम हो रहा है लोगों का, और इसका कारण इस प्रकार के कार्यक्रम है। क्योंकि न्यूज चैनल पे आज भी आप देखते हो बहुत से राजनीतिक लोगों को बुलाया जाता है, वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं, शुद्ध डिबेट कोई होती नहीं है। सबसे ज्यादा जो गंदा कार्यक्रम हो रखा है ना, वो धारावाहिक और फिल्मों से भी अधिक जो है न्यूज चैनल पे होने वाली डिबेट में हो रखा है। मतलब लोग एक तरह से अखाड़ा बना रखा है, लोग आपस में लड़ने का काम करते हैं, किसी प्रकार का कोई इंसानियत, मानवता नजर नहीं आती है। अब यहां आप देखोगे, उससे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप विकलांग है, उसके बाद पूछेंगे कि आप विकलांग क्यों है, फिर उससे पूछा जाएगा आप विकलांग होकर आपको कैसा लगता है। अरे वाह भाई, किसी को विकलांग होकर के मजा थोड़ी आता है, किसी को विकलांग होना सुकून थोड़ी देता है। स्वाभाविक सी बात है, विकलांग होना सबके लिए एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक समस्या है। लेकिन अब आप देखिए वो प्रश्न क्या पूछेंगे कि आपको विकलांग, और पहली बात उससे पूछा जा रहा है क्या आप विकलांग है। अब वो उत्तर क्या देगा? वो बोलेगा नहीं, मैं तो विकलांग नहीं। अरे आप किस व्यक्ति को लाए? विकलांग को लाए, तो विकलांग ही होगा सामने।
फिर पूछा आप कहां से विकलांग है, जबकि उनको पता है कि वो आंख से अंधा है। उसके बाद पूछा आपको विकलांग होकर कैसा लगता है, ये भी बहुत गंदा प्रश्न था। इस प्रकार करते करते फिर कहा विकलांग होना दुख देता होगा आपको, देता है क्या, फिर हाथों से इशारा करके बताएंगे। अब वो चाहते हैं कि वो व्यक्ति इमोशनल हो जाए और इमोशनल होकर के रोए, भावुक हो जाए, और रोएंगे तो फिर जो दर्शक लोग, देखो कोई भी न्यूज चैनल चलता है या फिल्में चलती है तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो श्रोता और एक वक्ता, या श्रोता को दर्शक भी बोल सकते हैं। टीवी के लिए श्रोता और दर्शक दोनों काम में ले सकते हैं, सुनने और देखने वाले, और वो होता है जो बोलने वाले होते हैं, जो वहां न्यूज चैनल में बैठा रहता है ना, वो व्यक्ति बोलने वाला होता है। तो दर्शक और श्रोता ये सुनते हैं, और सामने जो बोल रहा होता है वो वक्ता बोल सकते हैं उसको। तो उनका उद्देश्य है कि इस विकलांग को इतना परेशान किया जाए कि व्यक्ति रोने लग जाए, और जब रोएगा तो फिर क्या होगा कि जो सुन रहे हैं लोग, जो देख रहे हैं, उनको भी दया आएगी, उनके आंखों में भी आंसू आएगा, और हमारा जो कार्यक्रम है वो सुपरहिट हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि वो व्यक्ति रोना तो दूर की बात है, यहां तक आगे जाते जाते उनकी मानवता का स्तर न्यूज चैनल वालों का, मीडिया वालों का इतना गिर जाएगा कि उसकी फूली हुई आंख, जो रेटिना है, देखिए उसकी आंख का जो विकलांग होने का कारण था कि उसके जो आंख का जो रेटिना है वो फूल चुका था, और उसके कारण उसकी आंखें खराब हो चुकी थी, वो अंधा हो चुका था। तो उसको बड़े पर्दे पे दिखाया जाता है ताकि वो और गिल्टी फील करे, और ज्यादा अपने आप को जो है महसूस करे लज्जित, अपमानित, ताकि वो रोने लग जाए। लेकिन जब सारे पैतरे अपना लिए वो नहीं रोया, तो फिर न्यूज चैनल वाले ने गुस्सा होकर के बोला कि कट कट, बस करो बस करो, क्योंकि कैमरे पर वक्त की कीमत है। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जो चीज हम चाहते हैं वो होती दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि पहले तो इसको रुलाएंगे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ करके उस विकलांग व्यक्ति के, फिर हम रोने का ड्रामा करेंगे न्यूज चैनल वाले। हम दोनों को देख करके सामने जो दर्शक और श्रोता है उनको तो रोना ही पड़ेगा, और इससे हमारा जो है ना चैनल सुपरहिट हो जाएगा, चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी, और रातों रात जो है हमारा जो रैंक है वो बढ़ जाएगा। और अमूमन आप न्यूज चैनल पे भी ऐसा ही देखते हो। न्यूज चैनल में आप देखो मनोरंजक, ज्ञानवर्धक या जो अच्छी चीजें दिखाने की बजाय उनको अपने उस चैनल के आगे बढ़ने को लेकर की ज्यादा उत्कंठा होती है। वो ज्यादा इन चीजों को तवज्जो नहीं देते कि न्यूज सही है गलत है। देखिए आप सस्पेंस बढ़ाते हैं न्यूज चैनल वाले, अराजकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको मतलब है कि मतलब एक दुकान बन चुकी है, एक शॉप बन चुकी है न्यूज चैनल, कुछ नहीं, मतलब एक दुकान चलती है ना, वैसे मान लो दुकान चल रही है तो एक तरह से दुकान चला रहे हैं, मतलब एक तरह से छोटे ढाबे से लेकर के बड़ी बड़ी दुकानें चल रही है अलग अलग नामों से। हमें किसी न्यूज चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अमूमन ज्यादातर न्यूज चैनल और न्यूज चैनल के जो एंकर बैठे हुए होते हैं वो डिबेट के नाम पे, तर्क वितर्क के नाम पे, न्यूज के नाम पे दुकानें चला रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से कवि रघुवीर साय का यही उद्देश्य हमारे को बताना कि अगर वे लोग विकलांग व्यक्ति से नहीं चूक सकते तो फिर आम आदमी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता होगा। क्योंकि दुखी को इतना दुखी कर रहे हैं तो फिर क्या आशा कर सकते हो आप? विकलांग के साथ यदि इस तरह का घृणित कार्य कर सकते हैं तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि उनका उद्देश्य क्या रह रहा है, वो क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं। देखो अपन पद्य भाग में जो पढ़ते हैं ना, ये आप लोगों को पता होगा कि पद्य भाग में स्वाभाविक सी बात है कि 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है। मैं आपको लगभग हर वीडियो में बताता रहता हूं। मैंने जो कई वीडियो इस पद्य भाग के बनाए हैं, आप लोगों को देखना चाहिए। इसके अंदर बहुत सी ज्ञान की बात है। देखो ऐसी बात नहीं है कि केवल सिलेबस की बात नहीं है, सिलेबस से ऊपर उठकर भी ये चीजें बहुत ही अच्छी, जीवन में प्रेरणादायी है। हर कवि या हर लेखक की लिखी हुई रचना बड़ी सुंदर ढंग से आप उसको जीवन में फॉलो कर सकते हो। जीवन में हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना पड़ता है। पूरी चीज को रीड करते हैं तो रीड करनी पड़ती है,
वाच करते हैं तो वाच करनी पड़ती है, सुनते हैं तो सुननी पड़ती है, तब जाकर के हमें उस बात का जो अंदर की गहराई वो समझ में आती है। तो जो ये रचना है ये बहुत बड़ी, इस प्रकार एक प्रकार से ऐसा मान लो कि आंखों में अंगुली डाल करके मान लो हमें कहती है कि देखो दुनिया में किस तरह का माहौल चल रहा है आज के समय में। चारों तरफ देखो, पहले तो केवल दुकानें, केवल वो दुकानें जहां सामान किराने का मिलता था, आज हर काम धंधा दुकान टाइप हो चुका है और ओनली केवल सामान बिकता है। और एक सिद्धांत हो चुका है जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा हो गया। अंदर के ज्ञान की, अंदर के हुनर की और जो वास्तविकता की कदर कोई नहीं करता। केवल जो दिखावे की प्रवृत्ति धीरे 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 बढ़ती जा रही है, केवल शो किया जाता है, रेडीमेड चीजें बिकती है। जो रियलिटी है, रियल चीजें हैं, उसका धीरे 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 वजूद खत्म होता जा रहा है। और यही बात तो आपको कुंवर नारायण वाली कविता में बताई गई थी कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कितनी बड़ी बात है, लेकिन उस कवि का कोई आज वजूद नहीं, उन कविताओं को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता। कोई ज्ञानप्रद कहानियां होती है उसको बच्चे देखते नहीं। ज्यादातर लोग न्यूज चैनल और जो सीरियल्स, फिल्में या जो क्या बोलते हैं गेम्स बच्चे खेलते हैं, इस प्रकार की ज्ञानप्रद शुद्ध मनोरंजन वाली चीजें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब आप देखिए, अब कैमरे वालों ने प्रयास कर लिया, न्यूज चैनल वालों ने प्रयास कर लिया, लेकिन वो रोया नहीं, विकलांग रोया नहीं, क्योंकि वो दर्द सह सह के अपने आप पे बहुत मजबूत हो चुका था। इतना मजबूत हो चुका था कि अब उसके लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना दर्द देते ही नहीं थे। क्योंकि विकलांग व्यक्ति, आप जानते हो ना, अपने उस दर्द को सह सह करके आदमी, क्योंकि जितना ज्यादा आदमी कष्ट सहेगा उतना ही मजबूत होता है, ये आप मान चलो। जिसके जीवन में कभी कोई पीड़ा आई नहीं, वो व्यक्ति कमजोर होता है, उस व्यक्ति को ताकत नहीं होती, वो अंदर से मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कभी परेशानियों का सामना किया ही नहीं, कष्टों का सामना किया ही नहीं। लेकिन एक विकलांग व्यक्ति जो होता है बहुत मजबूत होता है। बात इतनी सी है कि वक्त बीत जाए, वो अपने जीवन में इस तरह के पलों का सामना करता है कि फिर ये छोटी मोटी चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती है। ये स्वाभाविक सी बात है। इसलिए वो व्यक्ति, रोना तो बड़ी बात है, बिल्कुल आसपास ही नहीं फटकता रोने की बात की। और वो जो चैनल वालों को ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो कार्यक्रम है वो तो असफल होता जा रहा है, अतः उन्होंने कट कट बोल के और उस कार्यक्रम को रोक दिया। और फिर ये भी बोला कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, और नीचे जो लास्ट में लिखा, अभी अभी आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बड़ी हैरानी की बात है कि कौन सा सामाजिक उद्देश्य वहां पर सिद्ध हो रहा था। कोई सामाजिक उद्देश्य सिद्ध नहीं हो रहा था। अब अपन जो कविता के परिचय से पहले आप लोग देखिए कि इसको लिखने वाले जो रघुवीर साहब, इनके बारे में जरा परिचय कर लेते, क्योंकि आप जानते हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन किसी कवि के परिचय का है। हर पाठ को करने से पूर्व मैं आपको बताता रहा हूं, आप लोगों ने नोट किया होगा, यदि आप जो पूरी के अनुसार सारे वीडियो को वॉच करते हैं, पूरी चीजों को देखते हैं, तो गारंटेड यदि बच्चा बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि पूरे वीडियो को देखता है, इन चीजों को पूरी तरह से ध्यान से सुनता है, तो डेफिनेटली आपको पुस्तक के अंदर और पासबुक के अंदर रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि आजकल जो सिलेबस होता है ना, वो समझने वाली बात होती है। क्वेश्चंस जो आते हैं ना बोर्ड के अंदर, वो इस प्रकार के मनोविज्ञान से संबंधित पूछे जाते हैं। वो जमाना गया कि आपने किसी पाठ को रट लिया और पीछे 5-7 क्वेश्चन होते थे, उन 5-7 क्वेश्चनों को रटा और काम बन जाता था। नहीं, जब तक पाठ डीपली समझोगे नहीं, जब तक उसकी पूरी बात को समझोगे नहीं, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने क्वेश्चन को आंसर में बदल सको और जो है आप अच्छे नंबर ला सको। इसलिए ध्यान रहे कि हर चीज को अपने टच में करनी है। जो जो काम की चीजें, देखिए महत्वपूर्ण बात बार बार मैं आपको बताता हूं कि एक तो सप्रसंग व्याख्या, एक जो है किसी कवि और लेखक का परिचय, और एक पाठ का पूरा भाव समझना। इससे बहुत सी चीजें कवर हो जाती, बहुत से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फिर आपको रटने रटाने वाली प्रवृत्ति से बिल्कुल ही ज्यादा फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि रघुवीर साहब का जन्म हुआ 1929 के अंदर लखनऊ उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप जानते हो ज्यादातर कवि और लेखकों का जन्म जो है वो, देखिए वर्तमान में तो कई कवि लेखकों का परिचय अदर स्टेट में हुआ होगा, लेकिन प्राचीन काल के जितने भी कवि और लेखक हैं उनका जन्म जो है वो या तो उत्तर प्रदेश में या फिर सेकंड बिहार में ज्यादातर का हुआ है।
1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। फिर सीधा नीचे आ जाए, निधन हुआ सन 1990 के अंदर दिल्ली के अंदर। 71 साल की उम्र में इनका जो निधन हो गया। देखिए जन्म तो यूपी में हुआ और मृत्यु जो है, निधन जो डेथ है वो दिल्ली के अंदर हुई थी। अब आप देखिए एक पुरस्कार मिला हुआ है, हिंदी का नेशनल अवार्ड है, हिंदी साहित्य अकादमी बहुत बड़ा पुरस्कार है, उत्कृष्ट पुरस्कार है। कई जो नामी लेखक होते हैं उन्हीं को ही मिलता है, क्योंकि जो स्टेट अवार्ड है वो तो हो सकता है कि कई लेखकों को मिल जाता है, लेकिन नेशनल अवार्ड है जो हिंदी के बड़े पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इतना आसान नहीं होता। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। अब बात करें अपन इनकी रचनाओं की, क्योंकि यदि किसी कवि का परिचय यदि आप करते हो तो 3 भागों में बांटते, चाहे कवि और लेखक हो। एक तो उनका जीवन परिचय, दूसरा उनकी रचनाओं के नाम, और तीसरा उनकी रचनाओं की विशेषता। तब जाके 2 नंबर का ये कंप्लीट हो जाता है। सबके अंदर 2-2, 3-3 लाइनों में उत्तर देना होता है, 7-8 पंक्तियों में, 10 पंक्तियों में इसका आंसर शॉर्टकट में बनाना पड़ता है। यद्यपि पूरा करना जरूरी नहीं होता, लेकिन मेन चीजें बतानी पड़ती है। जन्म कब और कहाँ हुआ, पुरस्कार कौन से मिले, प्रमुख रचनाओं के नाम क्या है, किस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, अपनी रचनाओं के विषय उनके अधिकतर क्या रहते हैं, ये चीजें बतानी जरूरी हो जाती है। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले अज्ञे, देखो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी के बहुत बड़े लेखक कवि थे। इन्होंने 7 सप्तकों की रचना की, उसमें से रघुवीर साय ने दूसरा सप्तक जो है रचा। कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। उसके अलावा आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन कौन कौन से, देखो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सारी क्या है इनकी काव्य जो कविताओं का संग्रह है। 3-4 है, सीढ़ियों पर धूप में 1, आत्महत्या के विरुद्ध 2, हंसो हंसो जल्दी हंसो 3 ही है, और एक दूसरे सप्तक की रचना की। यहां से ये काव्य संकलन है, आपके ये ध्यान रखना है कि प्रमुख काव्य संकलन कौन कौन से हैं। पहला सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा आत्महत्या के विरुद्ध, तीसरा हंसो हंसो जल्दी हंसो। उसके बाद देखो इन्होंने पत्रकारिता भी की है। ऑल इंडिया रेडियो जो है वहां का हिंदी समाचार विभाग है, उससे जुड़े रहे। उसके बाद एक पत्रिका जो हैदराबाद से निकलती थी कल्पना, उसका भी संपादन किया। उसके बाद जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश में निकलता है नव भारत टाइम्स और दिनमान, उसके अंदर भी काम किया। तो मतलब ये जितने अच्छे कवि थे ना उतने अच्छे पत्रकार भी थे। एक मीडिया में भी काम करते थे, देखो आकाशवाणी में भी काम किया, और 2-3 पत्र पत्रिकाओं के भी नाम बता रहे हैं आपको, जैसे नव भारत टाइम्स अंग्रेजी का बहुत नामी अखबार निकलता है, अभी भी निकल रहा है, पहले भी निकलता था। नव भारत टाइम्स अंग्रेजी का है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों से जुड़े रहिए। तो यहां तक आप जब रघुवीर साय का परिचय पढ़ते हो, आगे भी है कुछ पंक्तियों में, आगे भी परिचय इनका, लेकिन यहां तक देखिए एक तो जन्म का सन आप ध्यान से 1929 के अंदर लखनऊ उत्तर प्रदेश में, एक मृत्यु 1990 दिल्ली के अंदर। उसके अलावा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी ध्यान में रहे। फिर अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, फिर 3 कविता संग्रह, उसके बाद कुछ पत्र पत्रिकाएं और एक अखबार नव भारत टाइम्स और दूसरा अखबार दिनमान, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। रघुवीर साय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। अब देखो इनकी रचनाओं में विषय क्या क्या रहते हैं, बहुत इजी याद रखना। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार। अब ये ज्यादातर वर्ड जो है ना इनकी कविताओं में और जो इनकी पत्र पत्रिका उसमें नजर आता है। देखो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि सड़क, चौराहा, चौराहा मतलब जहां पे 4 रास्ते मिलते हैं उसको चौराहा बोलते हैं, चारों तरफ से आकर के रास्ता मिलता है, 4 रास्तों का समूह चौराहा। दफ्तर बोलते हैं ऑफिस को, कार्यालय को। उसके बाद अखबार, संसद, संसद जहां पे सांसद बैठते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल बैठता है, वो होता है संसद। 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, आप जानते हो, और जो राज्य में होती है वो विधानसभा। उसके बाद बस, रेल और फिर अगला बाजार। इसके बारे में आप भली भांति बाजार दर्शन पाठ में पढ़ चुके हो। बाजार का हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे आर्थिक जीवन में। बाजार के बारे में तो आप भली भांति परिचित हो, हमने एक पूरा पाठ भी रीड किया था, बाजार दर्शन। आप कितनी गजब की बातें उसके अंदर लिखी हुई है, आपके स्वयं के जीवन के अंदर जो है काम आने वाली बहुत सी चीजें। आपने जयेंद्र कुमार का जो एक निबंध था बाजार दर्शन, उसको मजा आ जाता पढ़ करके। उसके बाद जो इनके विषय जो होते हैं ना, वो है हत्या, लूटपूट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छद्म इनकी कविताओं में उतरकर खुद ही पत्रकारिता के संसदे गिरफ्ते नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते। मतलब कविताओं में और इनकी जो पत्र पत्रिका है उसके अंदर भी
अब देखो आजकल जो मीडिया वाले लोग होते हैं ना, हत्या की खबर को, लूटपाट की, आगजनी की, राजनीतिक भ्रष्टाचार, इनको क्या एक सस्पेंस के रूप में, सनसनीखेज का मतलब एक सस्पेंस, एक हुआ बना देते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि रघुवीर साय के लिए विषय बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से युक्त है, इसलिए उनके लिए केवल सनसनीखेज नहीं है। वे पेशे से पत्रकार थे। पेशे का मतलब है कि उनका जो बिजनेस था ना, काम धंधा, इसलिए वो जो है इससे जुड़े हुए थे। किससे? मीडिया से जुड़े हुए थे, पत्रकारिता करते थे केवल रुपए पैसे के लिए। केवल वो पत्रकार ही नहीं थे बल्कि सिद्ध कथाकार ही नहीं, अच्छे कहानीकार थे और एक अच्छे कवि थे। तो मतलब 3 पहचान है रघुवीर साय की। क्या क्या है? सबसे पहला आप कह सकते हो कि एक अच्छे कवि थे, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं कि एक अच्छे पत्रकार थे, और उसके बाद कह सकते हो कि एक अच्छे कथाकार भी थे। आप देखिए कि कवि कैसे थे कि 3 काव्य संग्रह लिखे तो अच्छे कवि हो गए। पत्रकार नवभारत टाइम्स में भी काम करते थे, ऑल इंडिया रेडियो में भी काम करते थे, एक दिनमान पत्रिका उसमें भी काम करते थे। और कथाकार जो आपके दूसरा सप्तक है अज्ञेय द्वारा संपादित, उसके अंदर भी इन्होंने काम किया, तो कथाकार भी है। कविता में उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। कहानीपन का मतलब है कविता में आपको केवल कविता नजर नहीं आती बल्कि कहानी नजर आती। जैसे कि आप देखिए अभी जो अपन ये पाठ पढ़ेंगे आपके सामने, जिसको अपन आपके कैमरे में बंद पाई, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि किसी कविता को पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि स्टोरी पढ़ रही हो। स्टोरी में क्या होता है, स्टेप टू स्टेप जो है चीजें बताई जाती है। यहां पर भी आप चीज देखोगे कि आप शुरू से लेकर एंड तक क्या पढ़ रहे हो, किसी कहानी को पढ़ रहे हो, जबकि है कविता पोइम में, जबकि पोइम में ऐसी चीज नहीं होती है। जाति और व्यक्तित्व स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर है, इसलिए उन दोनों पांव वर्तमान में गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उद्यास और व्यंगी बुद्धि खुरदरी मुस्कानों से उसकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से वी अनुपम है, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। देखो बातचीत की शैली का मतलब क्या होता है कि आमतौर पर अपन जो है ना बात करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं ना, तो उस वार्तालाप करने का जो स्टाइल है, मतलब शैली क्या होता है, किसी भी रचना को लिखने का तरीका शैली कहलाता है। देखिए आपको ग्रामर का एक चैप्टर भी अपना आगे पढ़ेंगे, भाषा, व्याकरण और लिपि, उसके अंदर आपको बताया जाएगा। शैली का मतलब होता है स्टाइल, जैसे अपनी जीवन शैली होती है, मतलब लाइफ स्टाइल होता है। तो वैसे ही कोई भी लेखक किसी रचना को लिखता है ना, तो उसकी शैली होती है। शैली मतलब लिखने का क्या होता है, स्टाइल होता है, रचना लिखने का राइटिंग शैली है। अब आप देखो इनकी शैली क्या है कि ये बातचीत की जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब आमतौर पर आपस में जिस तरह वहां कोई ग्रामर तो नहीं देखी जाती, वहां कोई कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं, बातचीत के लिए अपन जो है नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो रघुवीर साय की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे अपनी कविताओं में, कहानियों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं ना, वो बातचीत की शैली की भाषा है, बोलचाल की भाषा। बातचीत भी बोल सकते हैं, जो बोलचाल के लिए आमतौर पर अपन प्रयोग करते हैं ना, वैसे इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगी। ये सबसे बड़ा गुण है इनकी रचनाओं का। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को उन्होंने देखा। रघुवीर साय कविताओं की दूसरी विशेषता छोटे और लघु की महत्ता स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषय और समस्याओं पर दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हास्य पर रखा जाता है, उनके अनुभव, हास्य का मतलब जो दरकिनार किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, उन्होंने अपने रचनाओं को इससे बनाया। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता पाठकों का ध्यान खींचा है। रामदास नाम की उनकी कविता एक बहुत ही पॉपुलर कविता थी। रामदास आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जा सकती है। एक चीज आपने यहां नोट करी है, मान लो रघुवीर साय का परिचय आ जाता है और आप उनकी देखो जन्म का सन, मृत्यु का सन, रचनाओं के नाम, रचनाओं के विषय तो लिख सकते हैं कि बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये पत्र पत्रिकाएं लिखी, ये कविताएं लिखी, इनका जन्म तब हुआ, इनको पुरस्कार ये मिला, ये सारी चीजें इन्वॉल्व करनी है। लेकिन एक चीज आपने यहाँ नोट करी है कि रघुवीर साय के बारे में मान लीजिए परिचय आता है, तो आपने यहाँ देखा होगा कि ये अमूमन ऐसे विषयों को अपनी रचनाओं में लेते हैं जिन विषयों को बड़े कवि नहीं उठाते, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि ज्यादातर कवि और लेखक उन्हीं विषयों को लेते हैं जिससे उनकी रचना जो है वो सफल हो जाए, हिट हो जाए, सुपरहिट हो जाए। लेकिन रघुवीर साय ने हमेशा अपनी रचनाओं में ऐसे विषय लिए जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जो बैकवर्ड के हैं, जिनको समाज और जो लोग हैं वो हाशिए पे रखते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी खासियत है इनकी रचनाओं की।
अगर इनका परिचय आता है तो ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है कि रघुवीर साय ने अपनी रचनाओं में हमेशा उन विषयों को प्रमुखता दी है जो विषय ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, ज्यादा फेमस नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि उन विषयों को रखा जिनको बाकी कवि लोग नहीं उठाते। ये इनकी बड़ी एक विशेषता है, ये इनकी रचना की बहुत बड़ी विशेषता है। तो ये यहां तक जो आपने इनका परिचय जो है पढ़ा है, बहुत ही सुंदर ढंग से पूरा परिचय आपको यदि 2 नंबर का आता है तो करना है, इतना कोई हार्ड सा परिचय है नहीं। फिर आते हैं कविता का जो परिचय, वैसे मैंने आपको शॉर्टली पीछे बता दिया है, फिर भी आपके सामने आ रहा है कि कैमरे में अपाइज बंद। अब आप देखिए ये जो इनकी कविता है ना, ये कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए। अब आप देखो ये कहां काम आएगा, आपको ध्यान होगा मैंने साफ साफ बताया था कि सप्रसंग व्याख्याति, बिल्कुल ये चीज मद्देनजर रखना है अपने को। बहुत बड़ा चैप्टर है हिंदी के अंदर, आपकी 12 नंबर का बोर्ड का क्वेश्चन है सप्रसंग व्याख्या। कैसे? 6 गद्य का प्लस 6 पद्य का, और ध्यान से करें तो ये पूरे 12 में से 12 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों को देखो कई चीजें लिखनी होती है, संदर्भ भी लिखना होता है, प्रसंग भी लिखना होता है, व्याख्या है, विशेष है। तो जब संदर्भ लिखोगे तो आपको पाठ का नाम याद रखना पड़ेगा कि ये जो रचना आई है किस पाठ में से आई है, और अगर अमुक पाठ में से आई है तो उस पाठ का नाम क्या है। फिर पाठ का नाम याद होने के बाद वो पाठ कौन से काव्य संग्रह से लिया हुआ है और उसके कवि कौन है। तो पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाइज, कहां से लिया हुआ है? लोग भूल गए, वहां से। इसके कवि का नाम क्या है? रघुवीर साय। अब आप देखो शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। भंगिमा मतलब होता है एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उगारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत, कारोबारी मतलब आपको अपने बिजनेस को भी देखना होता है। मतलब कोई भी आदमी जब कोई काम करता है ना, और अगर वो प्रोफेशनल काम करता है तो उसके ऊपर प्रोफेशन का दबाव रहता है, मतलब अपने काम धंधे का दबाव रहता है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि मेरा कारोबार चलना चाहिए, मेरा ये जो काम है वो सफल होना चाहिए। उसके लिए चाहे किसी की जान चली जाए तो चली जाए। तो यहां पर भी कारोबारी दबाव है। आपका रवैया संवेदनहीन, संवेदनहीन का मतलब दया नाम की कोई चीज नहीं रहती। शायद ही की कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। बड़ी गजब की बात कही है कि भाई ये बताया तो आपको टेलीविजन के भीतर की दुनिया को है कि टेलीविजन के अंदर चमक दमक जो आपको बाहर से दिखाई देती है, जो फिल्मों में, धारावाहिक में, न्यूज चैनल में, सोशल मीडिया में जो आपको जो चमक दमक दिखाई देती है ना, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है, काली सच्चाई, कड़वा सच, उसके बारे में भी आपको भली भांति परिचित होना है कि ये जो कार्यक्रम बना है, ये जो फिल्म बनी है, ये जो आपकी धारावाहिक बना है, इसके पीछे किस प्रकार की अंदर की कहानियां जुड़ी हुई है, कितने लोगों के जान पे बनाई, कितने लोगों ने इज्जत दांव पे लगाई, कितने लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, त्याग किया, तब जाकर के ये चीज बनी है। तो इस काली सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया है। यद्यपि कैमरे का नहीं, आप हर उस व्यक्ति की तरफ व्यंग्य है जो किसी के दुख को, दर्द को बेच करके अपने पैसा चलाता है, किसी को यूज करके, किसी इंसान को यूज करके यदि अपना धंधा चला रहा है ना, तो उसके ऊपर टोंड है कि आप पैसा कमाना है, साफ सुथरा प्रोफेशन रखिए, धंधा रखिए, कामकाज कीजिए, लेकिन किसी की पीड़ा को बेचकर, किसी के इमोशंस को बेचकर, किसी की इज्जत को बेचकर यदि आप पैसा कमाते हैं तो वो पैसा कोई काम का नहीं है। और आमतौर पर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जैसा कवि ने भी बोला है कि आज का जो न्यूज चैनल जो एक वक्त हुआ करता था लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो मैंने प्रारंभ में बताया, लेकिन आज वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहीं न कहीं ढहता जा रहा है और लोगों के दर्द को बेचता नजर आ रहा है। क्योंकि आप कोई भी रचना पढ़ते हो ना, तो वो कोई ना कोई प्रतिबिंब होता है, कहीं ना कहीं घटना हुई होती है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज हुई होती है, तब वो लेखक उस बात को बाहर प्रकट करता है। बिल्कुल सही बात है।
इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का नया तरीका अपनाया। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ ये कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। अब वो लोग क्या कहते हैं, देखो आप, कि हमने ये कार्यक्रम क्यों रखा, ताकि लोगों के मन में जो दया का भाव जगे, इमोशंस का भाव जगे, किसके प्रति, जो विकलांग व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति, उनके प्रति। लेकिन बड़े दुख की बात है, कवि रघुवीर साय कहते हैं कि उद्देश्य करुणा जगाना, लेकिन अंत में जाते जाते वो क्रूर हो गया, निर्दयी कार्यक्रम हो गया, और प्रश्न पूछने वाले लोग भी निर्दयी हो गए। अब आ जाइए आप, इस कविता को अपन समझते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं। परिचय पूरा डीपली आपको बता दिया गया है। यदि डीपली परिचय बता दिया जाता है तो फिर लाइन टू लाइन, क्योंकि इस तरह की चीजें अनुवाद तो इनमें होता ही नहीं। ये तो ये देखो कि कहानी की तरह कविता लिखी हुई है, मतलब आप रीड कर सकते हो, इसका कोई हार्ड अनुवाद नहीं होता, बस समझने की बात होती है। बस समझ लीजिए कि कैमरे में बंद अपाहिज क्या है। रघुवीर साय उसके माध्यम से हमें बताना क्या चाहते हैं, आखिर वो क्या हमारे सामने पेश करना चाहते हैं। तो विकलांगों का दर्द जो बेचा जा रहा है ना न्यूज चैनल वालों द्वारा, केवल न्यूज चैनल ही नहीं बल्कि समाज के कई तबके, कई वर्ग के लोग उनका दर्द बेच बेच कर अपना कारोबार चला रहे हैं, तो वो बात बिल्कुल सरासर गलत है। उनकी मदद करने की बजाय आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते। अब आप हम पढ़ते हैं, मैं कविता का जो है सबसे पहले वाचन करता हूं। अगर आप उन लाइनों को ध्यानपूर्वक सुन भी लेते हैं ना, तो आधा पाठ वैसे ही समझ में आ जाता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, फिर बोलेंगे तो आप क्यों अपाहिज है। अभी आप क्वेश्चन की घड़ी देखो, क्या बोले वो, क्वेश्चन 1, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, क्वेश्चन 2, तो आप क्यों अपाहिज है, क्वेश्चन 3, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। उसके बाद बोला कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जबकि उनको सब पता है कि इनका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, लेकिन वो विकलांग बता नहीं पाएगा। आगे क्या पूछते हैं उससे कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। फिर हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, क्योंकि ये अवसर खुद है। वाह क्या अवसर दिया है आपने, बड़ा गोल्डन चांस दिया है आपने। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। गजब करुणा जगाइए भाई, गजब उसके ऊपर दया दिखाइए, गजब उसका दुख दर्द जो है उसको बांटा है आपने। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का करते। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक खसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश करिए, फिर दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं वह रहने दो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, फिर बोलेंगे धन्यवाद। कौन सी कसर रह गई आपको बताएंगे आगे। अब चलिए पाठ शुरू करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम मीन्स ये जो न्यूज चैनल वाले, मीडिया वाले हैं। हम कौन, जो न्यूज चैनल वाले, जो एंकर बोल दो या उसके जो लोग हैं, वो कहां बोलेंगे, दूरदर्शन यानी टीवी के अंदर, टेलीविजन पर बोलेंगे। अब वो लोग कैसे हैं, समर्थ है, शक्तिमान है, मतलब पावरफुल लोग हैं, बहुत ही पैसे वाले हैं और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली, हर तरीके से वो क्या है, समर्थ और शक्तिमान है। लेकिन जिस व्यक्ति को वो लाएंगे ना, वो व्यक्ति दुर्बल है। अब आप देखो, इससे साफ क्लियर हो जाएगी, जिन लोगों ने बुलाया ना वो ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, और जिसको बुलाया वो दुर्बल लोग हैं, कमजोर है। कौन बुला कौन रहे, न्यूज चैनल वाले। न्यूज चैनल वाले बड़े शक्तिशाली है। किसको बुलाया, अपाहिज को, वो कैसा है, दुर्बल है। ये इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब एक तरह से इन्होंने इंट्रोडक्शन तो ऐसा बोले नहीं कि हम ताकतवर लोग हैं, हमने एक अपाहिज कमजोर आदमी बुलाया, नेवर, ऐसी मूर्खता वो नहीं कर सकते। लेकिन कवि ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने बुलाया वे बहुत ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बहुत ही पॉपुलर लोग हैं, लेकिन जिसको बुलाया वो बेचारा एक कमजोर सा अपाहिज व्यक्ति है। और
और बुलाया भी कहां, बंद कमरे में, क्योंकि उसका वीडियो शूट हो रहा है, उसके दर्द को दिखाया जा रहा है, मतलब शूटिंग की जा रही है उस विकलांग की। उससे पूछेंगे, उससे किससे, उस विकलांग व्यक्ति से, उस अपाहिज व्यक्ति से, उस हैंडीकैप व्यक्ति से कि क्या आप अपाहिज है। अब देखो उनको पता है कि हम अपाहिज को लाए, लेकिन फिर भी क्या पूछेंगे, तो क्या अपाहिज है। फिर दूसरा प्रश्न, आप क्यों अपाहिज है, मतलब कि अपाहिज होकर के मतलब आपको अपाहिज होने का कारण क्या है। फिर बोला अपाहिज होना दुख देता है, अगला क्वेश्चन। तो अगर बदमाश अपाहिज होता तो बोलता नहीं मजा आता है मेरे को, तो दुख काहे का देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, मतलब कैमरे पर उसका फुल स्क्रीन फोटो दिखाया जाए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। लेकिन बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है, कवि कहते हैं रघुवीर साय कि वो व्यक्ति दुख, क्योंकि उस पर प्रश्न की बौछार कर दी गई और प्रश्न भी ऐसे ऐसे पूछे गए कि उस व्यक्ति के दिल का जो अंदर जो पीड़ा है वो फटने लग गई और वो बता नहीं पाएगा। स्वाभाविक सी बात है, कितना ही मजबूत व्यक्ति होगा जो विकलांग है, लेकिन उससे ऐसे प्रश्न पूछे गए तो उसकी हिम्मत नहीं होगी आगे बताने की। आगे बढ़िए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, मतलब कैसा फील करते हो, मतलब किस प्रकार आपको महसूस हो रहा है अपाहिज होकर के, कैसा यानी कैसा लगता है। मतलब वो जब बता नहीं पाएगा तो वो टीवी वाले, दूरदर्शन वाले, न्यूज चैनल वाले, जो रिपोर्टर है, जो एंकर है, जो उसके मालिक है, वो इशारा करके बताने का प्रयास करेंगे कि तुम नहीं बता पाओ कोई बात नहीं, हम इशारा करके बता रहे, क्या आपको ऐसा लगता है। सोचिए और बताइए। अगर आप अभी नहीं बता पा रहे हो तो थोड़ी और कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, बड़ा एक गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा मौका है। इसको खो दिया तो जीवन भर तुम पछताओगे। अरे वाह भाई, मौका क्या दिया, उसका दर्द बेचा जा रहा है, उससे तरह तरह के बड़े गंदे सवाल पूछे जा रहे हैं, दर्द देने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि बेचारे उस बुरे आदमी को मूर्ख बना रहे हैं कि तेरे लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि एक अपाहिज होकर तुम टीवी पे आ रहे हो, तुम्हारा जो है ना नाम रोशन हो रहा, दुनिया तुम्हें देख रही है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि दुनिया तो देख रही है, लेकिन कर क्या रहे हो, तुम उसका दर्द बेच रहे हो। आप जानते हैं कि उस कार्यक्रम को रोचक यानी इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको क्या कर देंगे, रुला देंगे। अब उनको उसके रोने से, हंसने से कोई मतलब नहीं है, बस उनको उसका दर्द बेचना है, उसके लिए वो रोए, चाहे जिए चाहे मरे। अब कवि कह रहे हैं कि वो न्यूज चैनल वाले इंतजार करते हैं कि भाई ये जो दर्शक लोग हैं, श्रोता लोग हैं, ये भी रोए, लेकिन जब देख लिया कि वो तो ऐसा प्रश्न पूछने से रो ही नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने कहा ये प्रश्न हम नहीं पूछेंगे। आगे क्या किया, अब आप देखिए, एक चित्र में बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है साइकिल के ऊपर, एक सामने मीडिया कर्मी ये यहाँ पे सवाल पूछ रहा है स्पीकर लेकर के, और कैमरे के सामने इसका जो रिकॉर्डिंग शूट हो रही है, क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। फिर हम पर्दे पर, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि वो अंधा व्यक्ति था, आंख से विकलांग था, पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर। अब फूली हुई आंख की छोटी तस्वीर नहीं, बड़ी तस्वीर का मतलब फुल स्क्रीन फोटो दिखाया जाएगा। पहले तो उस खुद को फुल स्क्रीन बता रहे थे, लेकिन अब वो क्या करेंगे कि उसकी आंख की जो है ना वो पूरा स्क्रीन दिखाया जाएगा। पहले तो केवल उस व्यक्ति के स्वयं का पूरा फुल स्क्रीन बता रहे थे, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन बताना चाहते थे कि वो दुखी होता है कि नहीं होता, निराश होता है कि नहीं। लेकिन अब जो उसकी आंख की तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीर भी कैसी, बहुत बड़ी तस्वीर, और केवल तस्वीर ही नहीं, होठों की कसमसाहट। मतलब आदमी जब कोई अंदर से गुस्सा आता है या दर्द होता है ना, तो उसके होठों पर यद्यपि ज्यादा चीज तो आंखों में नजर आ जाती है, लेकिन उसकी आंखों से तो अंधा था, लेकिन होठों पर कसमसाहट ये बताती कि अंदर से बहुत कुछ वो उगलना चाहता है, अंदर से दुखी है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। अब उन्होंने कहा ये बोला कुछ नहीं, लेकिन उसके होठों की कसमसाहट बहुत कुछ बता रही है कि आप भी इसकी विकलांग होने की पीड़ा इसको मानोगे। किसको? होठों की कसमसाहट को। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक और कोशिश, मतलब हम इसको रुलाने के लिए मौके पे मौका देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि दर्शक लोगों धैर्य रखिए, देखिए हम दोनों साथ में रोएंगे, मतलब हमें भी रोना आएगा, तुम्हें भी रोना आएगा। कब? जब ये जो विकलांग है रोएगा। आप और वह दोनों, वह कौन? वो विकलांग व्यक्ति और न्यूज चैनल वाले दर्शक सारे। लेकिन कैमरा जो है ना, जो शूटिंग कर रहा है, उसको बोला गया नहीं, बस करो, हो नहीं पा रहा है, मतलब ये तो रो नहीं रहा है। जब ये नहीं रो रहा है तो न्यूज चैनल वालों ने बोला हमारा रोने से कोई फायदा नहीं,
और मतलब मेन उद्देश्य तो उसको रुलाना था, क्योंकि कैमरे वाले को ये बताना था, न्यूज चैनल वालों को ये बताना था कि ये देखिए ये व्यक्ति पीड़ा से रो रहा है, उसको देखकर हमें भी दया आ गई, हम भी रो रहे हैं, न्यूज चैनल वाले बोलते, और दर्शक भी इसकी पीड़ा को देखकर रो रहे हैं। लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। यद्यपि वक्त की कीमत तो जीवन में हर काम में कीमत ही नहीं, अमूल्य है। वक्त की कोई कीमत होती ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वक्त की कीमत है। कीमत तो पर्दे पे छोड़ो, आपके जीवन के हर पल हर कदम पर समय बड़ा अमूल्य है। और ये टीवी चैनल वाले जबरदस्ती मुस्कुराएंगे, क्योंकि मुस्कुराने लायक तो उस अपाहिज व्यक्ति ने छोड़ा ही नहीं उनको, उनका कार्यक्रम फ्लॉप कर दिया, बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया उनका कार्यक्रम। और वो अंत में बोलेंगे कि अभी अभी आप देख रहे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अरे वाह भाई, क्या सामाजिक उद्देश्य हो रहा था आपका, क्या समाज का भला कर रहे थे आप। विकलांग व्यक्ति को रुलाने का प्रयास कर रहे थे, उसकी पीड़ा को कुरेद रहे थे, उसके गले पे नमक छिड़क रहे थे, उसके अंदर जो पीड़ा है उसको कम करने की बजाय आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और नाम क्या दिया, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। और बाद में बोलते बस थोड़ी सी कसर रह गई। कौन सी कसर, कि ये रोया नहीं। और लास्ट में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें थैंक्स तो बोला ही जाता है, धन्यवाद बोला जाता है। ये कविता आपके सामने रघुवीर साहब ने बड़े सुंदर ढंग से, मतलब कहानी के अंदाज में, अगर आप शॉर्टली ध्यानपूर्वक इसको सोचे ना, तो ये कहानी है कि एक न्यूज चैनल पर एक विकलांग व्यक्ति को लाया जाता है, एक अपाहिज व्यक्ति को लाया जाता है, उसको बैठाया जाता है बंद कमरे में कैमरे के सामने, और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं तरह तरह की। और सबसे पहले पूछते हैं क्या आप विकलांग हैं, फिर बोला जाता है क्या आप विकलांग होकर कैसा लगता है, फिर आप विकलांग क्यों है, क्या विकलांग होना आपको कष्ट देता है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर उसका बड़ा तस्वीर दिखाई जाती है, उसके बाद कोशिश करते हैं उसको और खरीदने की और उसके दुख को जगाने की, लेकिन वो नहीं रोता है। उसके बाद उसकी फूली हुई आंख की तस्वीर दिखाई जाती है पूरे स्क्रीन के ऊपर, लेकिन फिर भी वो रो नहीं पाता। केवल उसके होठों की कसमटाहट, मतलब उसको गुस्सा आता है थोड़ा सा, और उसके होठों पर साफ झलकता है कि उसकी फूली हुई आंख दिखाना उसको जरा भी पसंद नहीं थी। लेकिन अंत में होता क्या है कि वे लोग समझ लेते हैं कि ये विकलांग व्यक्ति जो है दर्द सह सह करके अंदर से टूटा तो है, लेकिन टूट कर बिखरा नहीं है, इसलिए हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होना है। इसलिए उन्होंने बहाना बना करके और कार्यक्रम को वहीं पर रोक दिया। लेकिन बात ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कितनी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अगर आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो तो आप जनता का दुख दर्द बांटिए, आप लोगों की पीड़ा को दूर कीजिए, ना कि बेचिए। ये सवाल खड़ा हो जाता है। और कदापि विकलांग व्यक्ति पहले से दुखी होता है, उसका दुख तो इस तरह कभी भी नहीं सरेआम नीलाम करना चाहिए। और यही संदेश रघुवीर साहब आपको देना चाहते हैं। अब आप इसके प्रश्नोत्तर की तरफ, यदि कविता को अच्छी तरह समझ दिया जाए तो फिर प्रश्नों का उत्तर स्वयं आप अपने आप हल कर देते हो, रटने की आवश्यकता नहीं होती, पीछे देखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ जरूरत इतनी है कि शुरू से लेकर अंत तक यदि आप पूरा भाव समझते हो, पूरे वीडियो को वॉच करते हो, तो जरूर उसके अंदर ही आपको उत्तर अपने आप स्वयं हल हो जाता है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई, आपकी समझ से इसका देखो। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके उषा कविता हमने पढ़ा था, वहां भी आया था। जैसे राख से लिपा हुआ चौका, और उसके अंदर लिखा हुआ था अभी गीला पड़ा है, याद करिए आप लोग। फिर ये पूछ रहे हैं कि आपकी समझ से इसको स्थिति क्या है, किसका कोष्ठक में जो पंक्तियां रखी गई है। अब आप देखिए कि जो भी कोष्ठक में पंक्तियां रखी जाती है, उससे उन पंक्तियों का मैं तो अलग कवि बताना चाहता है, उसका भाव अलग बताना चाहता है। कोष्ठक में रखी हुई पंक्तियों का विशेष अर्थ होता है। एक तो देखो किसी भी शब्द की आवृत्ति होती है, और एक कोष्ठक में लिखी हुई चीज है ना, तो वो अच्छी तरह से आपको उसका भाव समझाना चाहते हैं, इसलिए दोनों काम करते हैं। कैमरामैन के लिए कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा, उसके बाद दर्शकों के लिए हम खुद ऐसे बताएंगे, ऐसा अपवृत्ति से ये अवसर खो देंगे। इस प्रकार के कोष्ठक कविता के उद्देश्य को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकुटे में छिपी क्रूरता कविता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। ये बोर्ड के अंदर आने का आपके 100% संभावना है। इस क्वेश्चन की 100% आने की संभावना है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा की, आप उसको नोट कर लीजिए, बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकुटे में छिपी क्रूरता की कविता है। अब आप देखिए कविता का नाम क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरा वालों ने उसको नाम क्या दिया है, करुणा जगाने का उद्देश्य से।
जबकि छिपी हुई क्या है? क्रूरता। मुखौटा क्या होता है? मुखौटा होता है कि आपने ऊपर से चढ़ा लिया है कोई किसी प्रकार का एक जो आवरण, उसके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और दिख रहा है, मतलब उसको मुखौटा बोला जाता है। यदि आप मुखौटा नहीं लगाए तो जो है वो दिख जाता है, जबकि ऊपर जो पर्दा टाइप लगाया हुआ है तो अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो ऊपर से तो वो दिखा रहे हैं करुणा का भाव, लेकिन अंदर क्या छिपी हुई है? क्रूरता। बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तर कैसे लिखोगे कि ये कथन सही है रघुवीर साय का कि इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया तब उन्होंने बोला कि हम ये कार्यक्रम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि विकलांगों के प्रति लोगों में दया भाव जगे। आप सुनिए ध्यान से, करुणा का भाव जगे। लेकिन जब कार्यक्रम पूरा होने लगता है तब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि करुणा का नामो निशान वह नहीं था। क्या ऐसे प्रश्न पूछना, क्या उसकी खुली हुई आंख दिखाना, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना क्या करुणा हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। उसको क्रूरता बोलेंगे। क्रूरता का मतलब निर्दयता। उससे ऐसे प्रश्न पूछना, उसकी खुली हुई आंख दिखाना क्रूरता है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता कविता है। यानी बाहर से करुणा दिखाई देती है लेकिन अंदर से क्रूरता है। उदाहरण नंबर 1, उससे तरह तरह के सवाल पूछना। नंबर 2, उसकी खुली हुई आंख की तस्वीर दिखाना। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्रूरता है। प्रश्न नंबर 3, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाए। 2-3 बार इस कवि ने क्या व्यंग्य किया है? मैंने आपको कविता संदेह उसी समय बोला था कि समर्थ शक्तिवान कौन लोग हैं? न्यूज चैनल वाले। दुर्बल कौन है? वो अपाहिज व्यक्ति। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है उन न्यूज चैनल वालों ने। तो इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है कि न्यूज चैनल वाले ये भी बताना चाहते हैं कि हम ताकतवर लोग हैं और जिस व्यक्ति को हम लेके आए ना वो एक कमजोर व्यक्ति है। तो इस प्रकार कवि ने भी व्यंग्य किया है कि ये ताकतवर लोग हैं जो पैसे के लिए किसी भी कमजोर को खरीद सकते हैं, किसी भी कमजोर की पीड़ा को दिखा सकते हैं, इनके लिए पैसा ही मायने रखता है। उसके बाद आता है चौथा, यदि शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? अब आप देखो कि भाई वो क्या चाहते थे न्यूज चैनल वाले? दर्शकों का, श्रोताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे। और ये तभी हो पाता क्योंकि इनकी टीआरपी होती है। जितने ज्यादा लोग देखते हैं उतने ज्यादा ये कार्यक्रम सुपरहिट। जैसे फिल्म में भी ऐसा होता है कि सुपरहिट कौन सी मानी जाती है, हिट कौन सी मानी जाती है, फ्लॉप कौन सी मानी जाती है? जो लोग उसके दर्शक वर्ग देखते कितने। अगर बहुत से ज्यादा लोग देखते हैं सुपरहिट हो जाती है, मीडियम हिट, बहुत कम लोग देखते हैं फ्लॉप, और बिल्कुल देखते नहीं तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। तो वैसे ही देखो आप कि प्रश्नकर्ता भी वो क्यों चाहता था कि अपाहिज भी रोए और अपाहिज के साथ साथ जो है देखने वाले भी रोए। इससे क्या है कि अपाहिज रोएगा तो लोगों में आकर्षण बढ़ेगा कि हाँ वास्तव में टीवी वाला सही कह रहा है। देखो कि विकलांग व्यक्ति वास्तव में इतना दुखी, यदि भी हमें पता ही होता है कि अपाहिज व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन वो अपना मुद्दा सिद्ध करना चाहता है। प्रश्न नंबर 5, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपने नजरिया किस तरह रूप रखा है? बिल्कुल सही बात है। कवि ये बताना चाहते हैं कि वैसे तो वक्त की कीमत जो है ना, आप जीवन के हर संदर्भ में होता है। आप जीवन का कोई कार्य ले लीजिए, आप समय जो है, आपको याद होगा हमने एक पीछे कविता और पढ़ी थी जो किस प्रकार से छोटी सी कविता थी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। याद करो, आत्म परिचय के बाद दूसरी हरिवंश राय बच्चन वाली समय का कीमत बताया था कि जो लोग समय के साथ चलते हैं वो हमेशा सफल हो जाते हैं। जैसे वो पथिक समय पे चला, वो जो है चिड़िया समय पे उड़ के अपना दाने ले गई, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उस तरह यहां बताया कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। लेकिन इसके अंदर आपको ये बताना है, यद्यपि वक्त की कीमत तो जीवन के हर संदर्भ में होती है। हमेशा सफल वही व्यक्ति होता है जो समय पर चलता है, समय की कीमत समझता है, समय का मूल्य समझता है। लेकिन विशेष तौर पर पर्दे के संदर्भ में, क्योंकि यहां पर पैसे जो दांव पे लगते हैं वो दिनों पे नहीं, घंटों पे नहीं, सेकंडों पे लगते हैं। सेकंडों पे करोड़ों रुपए का दांव लगता है, लाखों रुपए का दांव लगता है। इसलिए कवि ने ये बोला है कि पर्दे पर वक्त की क्या है? कीमत है। उसके बाद आ जाइए छठा, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना करे, किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो, किन शब्दों में कराएंगे? तो आपको इसको उत्तर लिखना है। हम उसका परिचय ऐसे नहीं कराएंगे जैसे न्यूज चैनल वालों ने कराया, नहीं। हम उसका परिचय इस तरह कराएंगे कि हमारे मित्र को कभी ये नहीं लगे कि मैं विकलांग हूं, मेरा जो मजाक उड़ाया जा रहा है। हम उसके स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए, उसके बड़पन को बताते हुए उसका इस तरह परिचय कराएंगे कि वो गर्व से प्रफुल्लित हो जाएगा। हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारा मित्र कमजोर नहीं है, हमारा मित्र ताकतवर है, भले ही विकलांग है लेकिन जीवन के हर संदर्भ में आगे रखने का प्रयास करता है। इससे उसका हौसला बढ़ेगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी और कभी उसको महसूस नहीं होगा
कि मैं भी कुछ कर नहीं सकता, बल्कि उसको लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो आपका फर्ज ये बनेगा कि आप अपने मित्र का, यदि मित्र ही बोलते हो तो मित्र तो सबसे बड़ा सहारा होता है। तो एक विकलांग मित्र यदि आपका है तो उसका परिचय कुछ इस तरह कराइए कि कभी वो गिल्टी फील नहीं करे, कभी वो दबाव नहीं सहन करे, कभी उसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आ रहा है आपके सामने। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अगर मान लीजिए आप ऐसा देखते कार्यक्रम, यद्यपि ये तो आप कविता पढ़ रहे हो, मान लीजिए ये कोई चैनल पे इस तरह का कोई सीरियल चल रहा है या कोई न्यूज चैनल पे इस तरह का कोई इंटरव्यू चल रहा है, तो आपको कैसा लगता है? तो आप ये बताओगे कि हमें बेहद दर्द होता, हमें बड़ी पीड़ा होती कि किसी व्यक्ति के दुख दर्द को इस तरह भी बेचा जा सकता है। कोई निजी स्वार्थ के लिए, केवल अपने चैनल को चलाने के लिए, पैसे के लिए कोई इतना भी गिर सकता है। हमें बहुत पीड़ा होती, हमें बड़ा दर्द होता और हमें बहुत ही बुरा लगता। उसके बाद नेक्स्ट, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक, मतलब उसको ये बताना है कि भाई देखो, लिखना किसको है? दूरदर्शन के। ऐसा क्वेश्चन वैसे बोर्ड में नहीं आता, लेकिन मान लीजिए, अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं है, ध्यान से दूरदर्शन निदेशक को लिखना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम कदापि प्रसारित नहीं किया जाए और जो प्रसारित करते हैं उनके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाए, क्योंकि इससे सामाजिक उद्देश्य तो छोड़ो, लोगों का इस तरह से जो है दर्द को बेचा नहीं जाए। उनकी भी जिंदगी होती है, उनका भी अपनी जो इज्जत होती है, उनका भी सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उनका भी स्वाभिमान होता है। इस तरह हम दूरदर्शन के डायरेक्टर को लिखेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों पर तुरंत रोक लगे और रोक क्या इस तरह प्रसारित होना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार ये जो 8 क्वेश्चन तक इसके प्रश्न थे, आपने अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ा। हम लगभग जो है पद्य भाग के ज्यादातर जो है पाठों को कवर कर चुके हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। मैं 3 भागों में हमेशा पाठ को बांटता हूं। आप लोगों ने यदि मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा हो तो आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी कि अगर आप पद्य भाग के पाठ पढ़ते हो तो 3 भागों में इस पाठ को डिवाइडेड करना है कि उस पाठ का परिचय सबसे पहले आपको पूरा डिटेल में बताना जरूरी है। कि मान लो कैमरे बंद अपाहिज कविता क्या है, उससे क्या है कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर आपको एक एक क्वेश्चन को फिर जो है रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा जो पहले संक्षिप्त परिचय के बाद दूसरा जो बताना होता है वो किसी कवि और लेखक का परिचय, उससे भी जो है आपकी जो बोर्ड का क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। और उसके बाद तीसरा काम अपना करते हैं वो उस कविता को विस्तार से समझाते हैं स्क्रीन पर कर। और चौथा जो काम अपन करते हैं सारे प्रश्नों को एक एक करके उसका जो उत्तर समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपका फर्ज ये बनता है कि शुरू से अंत तक यदि उस पूरे को देखा जाए तो ही उसका कुछ जो लाभ मिल सकता है, अन्यथा यदि अपन जो कट करके शॉर्ट में यदि इसको देखने का प्रयास करते हैं तो ये हो नहीं सकता। इस प्रकार यदि आपको हमारा जो ये बनाया वीडियो और ये जो कविताएं पसंद आई तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जल्दी ही किसी नए पद्य भाग कक्षा 12 के किसी इंटरेस्टेड बड़े सरस पाठ को किसी नए वीडियो के साथ जल्दी आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।